नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में जैसा कि आप सबको पता ही है, पिछले 3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियो में बातें की थी, लेकिन आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे। नसरुद्दीन शाह फिल्म एक्टर, एक बड़ा बयान सामने आया है कि उसका खून जो है वो खोल रहा है, लेकिन इसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिल भी कह दिया, अनपढ़ भी कह दिया और नासमझ भी कह दिया। अब लगातार जो है वो पिछले कई दिनों से, या फिर हम कहें कि 2014 के बाद से, क्योंकि मामला जो है वो छात्रों का सहारा लिया जा रहा है। असली मुद्दा मैं एक बार फिर कह दूं, एफसीआरए कानून है। जब आप इसकी जड़ में जाओगे और आने वाले दिनों में इसको लेकर जो है वो यही पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगी, क्योंकि जब इसको पूरे डिजाइन किया गया इस प्रोग्राम को, तो इसके मुख्य केंद्र जो था वो एक ही था, वो था एनजीओ जिनकी बाहर से फंडिंग होती है। और इनको पता था कि ऐसे लोग जो है वो इसके साथ जरूर जुड़ेंगे। और अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल का काम करने का तरीका यही है, वो बिना किसी ग्राउंड वर्क के इस तरीके का काम नहीं करता है। अन्ना हजारे को कैसे प्लांट किया गया था अरविंद केजरीवाल, और अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि यह व्यक्ति 2004 के बाद से प्रशांत भूषण के घर नोएडा, जहां पर मनीष सिसोदिया के साथ में मेट्रो ट्रेन से जाता था और डेली जाता था। ये क्यों जाता था? ये लगातार डिस्कस करता था कि किस मुद्दे के ऊपर जो है वो इस तरीके का आंदोलन खड़ा किया जाए। मुद्दा ये नहीं था कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार को तो कहानी जो है वो बाद में घुमाई गई थी। और फिर प्रशांत भूषण के जो पिताजी थे शांति भूषण, आप याद करिए 1967 से 1969 जब पहली बार जन लोकपाल बिल की जो है वो डिमांड रखी गई थी, प्रस्ताव लाया गया था, उसमें वो भी सूत्रधार थे, उसके साथ जुड़े हुए थे। तो मुद्दा हाथ लगा कि जन लोकपाल बिल की डिमांड रखी जाए। और ऐसे ही नहीं, कम से कम 5 साल जब ग्राउंड पे वर्क किया तो 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी गई 25 लोगों के द्वारा। और यही जो बात है, यही चिट्ठी, यही जो लेटर है, वो 25 लोग कौन थे उसकी स्टडी की अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल को मोहरा मिल गया अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे से मिलने वो किसको लेकर गया? आप देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर नहीं गया, जो प्रशांत भूषण के घर और लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ रिसर्च कर रहा था, उसको नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि इस देश में किरण बेदी की अपनी एक पहचान थी। अरविंद केजरीवाल ने जनरल वीके सिंह को अपने साथ जोड़ा और किरण बेदी को साथ लेकर गया रालेगण सिद्धि। और फिर उसके बाद में देश का दूसरा गांधी बनाने के लिए अन्ना हजारे को इन्फ्लुएंस किया गया। और आपने देखा होगा उस वक्त अरविंद केजरीवाल को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से भीड़ होगी, लेकिन जिस तरीके से टाइमिंग का उसने चुनाव किया, शनिवार का दिन, वर्ल्ड कप 2011 और आईपीएल के बीच की 1 तारीख, और जब लगा कि इसमें जो है वो 500-600 की जो उम्मीद थी उससे बढ़कर 5 से 6 हजार लोग इकट्ठा हुए, तो अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हुए और फिर अगस्त में इस देश ने एक बड़ी क्रांति देखी। अब आपको इस आंदोलन की पटकथा देखिए। आप, विजेता दहिया जा चुका है, अभिजीत दीपके, चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ पहले से काम कर चुका है, तो अभी जो है वो आप 50-50 कह सकते हैं कि अभिजीत दीपके का क्या होगा। लेकिन इस वक्त सीजेपी की पूरी कमांड जो है वो आशुतोष रांका को दे दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे, आशुतोष रांका राजस्थान इकाई की आम आदमी पार्टी की जो यूनिट थी उसका प्रवक्ता था आशुतोष रांका। अब सोचिए कि कनेक्शन और किस तरीके से सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया गया है। और सोनम वांगचुक खुद जो है वो एफसीआरए से दुखी है, क्योंकि यह भी विदेशी फंडिंग पर पलने वाला एक व्यक्ति है।
इससे ज्यादा कहानी जो है वो ज्यादा नजर नहीं आती है। लेकिन जब ऐसे लोगों को कुछ भी करने के लिए, तो फिर एक सेंसिटिव मुद्दा होना बहुत जरूरी है। 2020 का किसान आंदोलन, क्योंकि किसान एक संवेदनशील मुद्दा है, तो इस वक्त है छात्र, और छात्र भी एक संवेदनशील मुद्दा है। तो इसको लेकर ये सारी कहानी जो है वो रची गई, और फिर इसमें कौन कौन आया टीवी चैनल्स के ऊपर आप देख रहे हो कि कौन कौन, हिस्ट्री सीटर तक जो है वो इसमें शामिल है। तो आप ऐसे धरने प्रदर्शन से उम्मीद क्या कर सकते हैं? और फिर राजनीतिक दलों का अपना दर्द जो अब बाहर आने लगा है। लेकिन उससे इतर पहला सवाल, क्योंकि ये नीट का मामला है, मेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो कभी आपने रिसर्च किया है कि 2014 में कितने मेडिकल कॉलेज थे इस देश में? तो इस देश में 2014 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या थी 387। 1947 से आजादी के बाद से 2014 तक लगभग जो है वो 65 साल में 387 मेडिकल कॉलेज, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में इनकी संख्या जो है वो लगभग 824। तो 387 से 824, दुगने से भी ज्यादा। और जब सीटों की संख्या आती है तो 58,000 के मुकाबले इस वक्त इस देश में 1,36,000 सीटें हैं। तो जो लोग लगातार सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या किया, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस शिक्षा के क्षेत्र के लिए दूसरी पार्टियों ने क्या किया। भारत की गुरुकुल प्रणाली जो पहले चलती थी वो कहां गई? क्योंकि हमेशा अक्सर जो है वो सवाल, आज हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, आज हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो एटम की खोज किसने की? महर्षि कणाद ने। लेकिन उस वक्त पेटेंट कराने का चलन नहीं था, तो अंग्रेजों ने यहां का जो लिटरेचर लूटा और अपने नाम से उसका पेटेंट करा लिया, तो आज वो लोग साइंटिस्ट बन गए और हम पीछे रह गए। तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसको तोड़ा गया। उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शिक्षा पद्धति में मुगलों को जो है वो बड़ा चढ़ाकर दिखाया, और रही सही कसर लेफ्टिस्ट पार्टियों ने कर दी। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, मैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से यूजीसी के मामले में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग था उसको उकसाने का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला गया। अब धर्मेंद्र प्रधान, आप सोचकर देखिए कि वो व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ हो, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उससे स्वर्ण जो है उस समुदाय में आक्रोश फैलेगा। तो वो यूजीसी की गाइडलाइन, उसमें हमने बात की थी कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाली चीज है, और कतई हमने उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन अब बात आती है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक होना इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है? शिक्षा मंत्री। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि पेपर लीक कराता कौन है और करता कौन है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप और हम जैसे लोग अपनी नालायक औलादों के लिए, जो पढ़कर पास नहीं हो सकती, उन लोगों के लिए इस तरीके से पैसे से पेपर खरीदते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान, और फिर आता है कि करता कौन है, तो किया किसने? पुणे के आपको पता ही है कि किसने किया था, और उसके तार किससे जुड़े हुए हैं। तो जो पेपर बनाते हैं, जो एजुकेशन माफिया है, उसको इतनी छूट किसने दी? आरटीई एक्ट किसने बनाया? आज हम एफसीआरए की बात करते हैं, आरटीई एक्ट कौन लेकर आया और उसमें क्या किया गया, क्या प्रावधान लाए गए? तो आज धर्मांतरण का खेल चल रहा है, तो दर्द तो जो है वो होगा। लेकिन जब यही धर्मेंद्र प्रधान जब काम करता है, और किस तरीके से काम करता है कि मुगलों के वो अध्याय जो है वो हटा दिए गए, भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, आपने सोचा होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस तरीके का जो है वो अध्याय में डालेगा, तो न्यायपालिका में जो है वो आग लग गई। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आज भी लगभग जो है वो 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? धर्मेंद्र प्रधान। और जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो पेपर लीक करते हैं या कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं,
उनको बचाता कौन है? न्यायपालिका। तो जरूरत है सख्त कानून बनाने की कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस तरीके के काम में लिप्त होता है तो उसको चाइना जैसे कंट्री की तरह सीधे फांसी पर लटका दो बीच चौराहे के ऊपर। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले किस तरीके से और क्या हालात थे, अगर कोई मेरिट भी गया होगा तो उसको पता होगा कि उसको अपनी ही गाड़ी मार्केट में जो है वो खड़ी होती थी तो उसको अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ जाती थी। और आज क्या स्थिति है? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि योगी का या तो एनकाउंटर होगा, घुटने पे गोली चलेगी, या तो फिर घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो जब तक सख्त सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। राहुल गांधी को पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, अरविंद केजरीवाल की अपनी चुनौती है और अरविंद केजरीवाल का अपना एक ड्रामा है। वो बड़ा सातिर बंदा है, वो जानता है। और पिटाई कौन खाता है? निर्दोष लोग, क्योंकि विजेता दहिया बर्गर खाने चला गया। आशुतोष रांका और दूसरा एक लड़का, आप देखिए सौरभ दास, बड़ी ही चालाकी से जबरदस्ती जो है वो जेपी नड्डा से मिलने चले गए 11 बजे, क्योंकि उनको पता था कि क्या होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल जब ये कहे कि उनके बच्चे वहां मौजूद थे तो फिर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। लेकिन अब आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है और जो चाहते हैं कि इस देश में इस तरीके से चीजों में बदलाव हो, वो लोग आज भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन वो लोग साइलेंट है। मतदान जब होता है तो वो इन विपक्षी दलों को जवाब देते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी कब तक ऐसा चलता रहेगा इस देश में? कब तक लोग जो है वो इसी तरीके से शिकार होते रहेंगे? तो जो लोग जाहिलपन की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जाहिल है, उसकी मां को गाली दी जाती है। और आप देखिए इसी धरना प्रदर्शन से एक महिला जब ये कहती है कि आपकी मां बेटियां जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सोती है, इससे बड़ा जो है वो दुर्भाग्य क्या होगा? ऐसे कौन से छात्र हैं जो इस तरीके से सोचते हैं? तो आप एक बार जो है, क्योंकि इसी आंदोलन में थोड़ा सा जो है वो उसमें गियर बदलने की जरूरत थी, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत थी। तो एक बार ऐसा जाहिलपन जो है वो दिखा दीजिए, क्योंकि अब यहां पर जो लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से, जैसे एक निहंग जो है वो आया है, एक लड़का ही है वो, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो जंतर मंतर आ चुका है और आप उसके स्टेटमेंट को सुनिए। तो इस देश में आग लगाने वाले लोग अब जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और जब तक इनकी जाहिलता का जवाब जाहिलता से नहीं दिया जाएगा, और इतिहास गवाह है, सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता और कलयुग, भगवान राम की जो सहनशीलता थी, शालीनता थी, तो जनता ने उनके साथ क्या किया सबको पता है। और जब राक्षसों की बारी आती है तो राक्षसों का संहार ही करना पड़ता है। तो जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते हैं। देश की जनता देख रही है, आखिर में जो है वो क्या होने वाला है वो सबको पता है। सारे विपक्षी दल जो है वो अपनी मुंह की खाकर जाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सदन में जो है वो चर्चा का विषय और उसकी मांग जो है वो उठाई है, तो आप सोचकर देखिए कांग्रेस पार्टी अपने काले कारनामों को इस देश के सामने रखेगी। और उसमें बड़ा कारण, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं, तो अशोक गहलोत के समय 19 बार पेपर लीक हुआ था। प्रियंका वाड्रा को जाकर जो है वो उसके खिलाफ बोलना पड़ा था, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि दूसरे राज्यों में भी होता है। और उसका जीता जागता उदाहरण शिक्षा मंत्री होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरएस बना दिया। तब कांग्रेस पार्टी चुप थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस थी राजस्थान में। आज जो है वो सरकार बदल गई, तो राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहेगी। लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है? तो पहला है कि जो कॉकरोच है, इन कॉकरोचों की सफाई जरूरी है। क्योंकि ये वही लोग हैं, जब पहलगाम में अटैक हुआ तब एक बार भी ये लोग सड़कों पर नहीं उतरे कि गलत हुआ। तो आप सोच सकते हैं आज ये सड़कों पर क्यों उतरे हैं। तो दर्द कहां कहां है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।